नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा का मुख्य आधार बिंदु रहेगा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रीट आदि आगामी होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के उस विशेष प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। तो पिछले वीडियो का विशेष प्रश्न था, किस झील के किनारे पर बर्ड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? विकल्प थे आना सागर झील, जय सागर झील, फतेह सागर झील या राज संबंध झील। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, आना सागर झील। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? वो विकल्प हैं 2017, 2012, 2004 या 2001। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 2017। राजस्थान के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। सन 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और सन 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनका संबंध चूरू जिले से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महाविद्यालय में संविधान पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? विकल्प हैं स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर या जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। 2020 के बजट भाषण में हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि संविधान पार्क बनाए जाएंगे। उसी के तहत जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में एक संविधान पार्क बनाया गया है। फरवरी 2020 में दिए गए आदेश के अनुसार राज्य के हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क होना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा था। इसी के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में संविधान पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने किसान पोर्टल की भी शुरुआत की है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय की, तो पिछली बार BSTC में प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर में, श्री कर्ण नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जयपुर में, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और कोटा कृषि विश्वविद्यालय कोटा। ये 5 कुल कृषि विश्वविद्यालय हैं जो गत वर्ष BSTC की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड दिया गया है? विकल्प हैं शांति धारीवाल, पवन अरोड़ा, सुरजीत महिला या दीपक उप्रेती। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 विकल्प पवन अरोड़ा। पवन अरोड़ा वर्तमान समय में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त हैं और इन्हें ही वर्तमान समय में नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड दिया गया है। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 2020 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत अधिनियम 2007 की कितनी धाराओं में परिवर्तन किया गया है? विकल्प हैं 4, 2, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर है 3 धाराओं में। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के अनुसार पुलिस व आमजन में समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पहले जिनकी उम्र 30 वर्ष निर्धारित की जा रही थी, लेकिन अब उनकी उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी न्यूनतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा धारा 53 के तहत उचित मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत अधिनियम 2007 की 3 धाराओं में विशेष परिवर्तन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेजों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का विशेष निर्णय लिया है? 100 कॉलेजों को, 60 कॉलेजों को, 50 या 150? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, 50 कॉलेजों को। राजस्थान सरकार ने युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकारी कॉलेजों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने का विशेष निर्णय लिया है। इस हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान IMD स्कूल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत राजस्थान के 50 सरकारी कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। यानी इन 50 सरकारी विद्यालयों में छात्रों में विशेष प्रकार के स्किल्स यानी योग्यताएं डेवलप की जाएंगी, जिनके आधार पर वे अपना स्वरोजगार आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यदि अपन वर्तमान स्थिति को देखें तो छात्र स्वरोजगार के लिए कम और सरकारी नौकरियों के लिए ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इन 50 सरकारी कॉलेजों में कुछ ऐसे कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे जो उन्हें अपने स्वरोजगार के लिए विशेष अभिप्रेरित करेंगे। इसके लिए बजट में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, जिसके तहत 10,000 विद्यार्थियों को स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। द्वितीय योजना के तहत यानी आगामी अगले वर्ष पुनः 50 सरकारी कॉलेजों को जोड़ दिया जाएगा और इस तरह से राजस्थान के लगभग सरकारी कॉलेजों को स्किल डेवलप से जोड़कर उनमें विशेष कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पेड़ पौधों की देखभाल हेतु कौन सी एक ऐप लॉन्च की गई है? हरित पथ ऐप, वृक्ष पथ ऐप, वृक्ष रक्षक ऐप या हरित रक्षक ऐप? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, हरित पथ ऐप। राजस्थान में केंद्र सरकार की योजना के तहत लगाए गए वृक्षों की सुरक्षा करने हेतु राज्य सरकार ने हरित पथ ऐप लॉन्च की है। विशेष चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 21 जुलाई से 15 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत संपूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर पौधारोपण किया गया था। इस अभियान के तहत राजस्थान में भी 3 लाख पौधे राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर लगाए गए थे। इन्हीं 3 लाख पौधों की रक्षा करने के लिए हरित पथ नामक एक ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी वृद्धि, प्रजातियों के विवरण का रखरखाव, गतिविधियां व उपलब्धियों को शामिल किया गया है। यानी इस ऐप से यह पता लगाया जाएगा कि वो पौधा किस स्थान पे लगाया गया है, कितनी उसमें वृद्धि हुई है, वह किस प्रजाति का है और उसका रख रखाव किस प्रकार से किया जा रहा है। इस प्रकार की सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड इस ऐप में रहेगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में महामारी अध्यादेश 2020 विधेयक को कब पारित किया गया था? विकल्प हैं 24 अगस्त 2020 को, 25 अगस्त 2020 को, 26 अगस्त 2020 को या 27 अगस्त 2020 को। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प 24 अगस्त 2020 को। 24 अगस्त 2020 को राजस्थान में महामारी अध्यादेश 2020 विधेयक को पारित कर लिया गया है। राजस्थान में महामारी अध्यादेश 2020 विधेयक 24 अगस्त 2020 को पारित किया गया। इस विधेयक को वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। 22 मई 2020 को राजस्थान महामारी अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 की जगह लेगा, यानी जो पुराना संक्रामक रोग अधिनियम 1957 में बनाया गया था, अब उसके स्थान पे विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। कोविड-19 की इस भयंकर और घातक स्थिति को देखते हुए यह अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा भी कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उद्यम एकल खिड़की विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया है। इसके तहत कितने विभागों द्वारा एक साथ उद्योगों को मंजूरी दी गई है? विकल्प हैं 14 विभाग, 15 विभाग, 16 विभाग या 17 विभाग। तो इसका सही उत्तर है 14 विभाग। राजस्थान उद्यम एकल खिड़की विधेयक 2020 को ध्वनि मत से हाल ही में पारित किया गया, जिसके तहत 14 विभागों द्वारा एक साथ उद्योगों को मंजूरी प्रदान की गई है। 24 अगस्त 2020 को विधानसभा में एकल खिड़की संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। इसमें उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने चर्चा करने हेतु विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इससे पहले पंजाब में इस प्रकार का एक सिस्टम कार्यरत है, जो कि सिंगल विंडो के स्थान पर वन स्टॉप शॉप सिस्टम के रूप में कार्यरत है। राजस्थान में भी सिंगल विंडो के स्थान पर वन स्टॉप शॉप सिस्टम अब कार्यरत होगा। अब एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी होंगे, ताकि उद्योगपतियों को नए उद्योग लगाने के लिए NOC के लिए अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो एक्ट 2011 में संशोधन किया गया है और अब एकल खिड़की संशोधन विधेयक 2020 लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नामक एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। आपको ये बताना है कि नेहा शुक्ला की उम्र क्या है? 15 साल, 18 साल, 21 साल या 25 साल? तो इसका सही उत्तर नंबर है 1, 15 साल। यानी 15 साल की भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नामक एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार की है। विशेष चर्चा करें कि किस प्रकार की डिवाइस है, तो 15 वर्षीय भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। नेहा ने डिवाइस का नाम रखा है गर्ल्स विद इम्पैक्ट। एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण संस्थान की मदद से इसे बनाया है। इसे खासतौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर यह पता करती है कि सामने खड़ा शख्स आपसे 6 फीट की दूरी पर है या नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है कि जो 6 फीट की दूरी पर नहीं है, तो डिवाइस कंपन या बीपिंग यानी ध्वनि के माध्यम से यूजर को सचेत करता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे 6 फीट की दूरी पर नहीं खड़ा है और स्वयं 6 फीट की दूरी पर अपने आप को किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये ऐप बहुत ही विशेष लाभदायक हो सकता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प कर्नाटक। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने सबसे पहले ये आदेश जारी किया था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन अब कर्नाटक की ओर से इसके लिए कार्यवाही भी प्रारंभ की जा चुकी है। विशेष चर्चा करें तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN नारायण ने घोषणा की है कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और कानूनों में संशोधन जैसे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वसमावेशी ढांचा है, जो एक प्रकार से वर्तमान शिक्षा परिप्रेक्ष्य को पूर्णतया बदल देगा। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार 1964 में पेश की गई थी, उसके बाद 1986 और अब इसे 2020 में संशोधित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लोक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की है? वो विकल्प हैं दिल्ली, केरल, असम या ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 विकल्प ओडिशा। विशेष चर्चा करें तो ओडिशा सरकार ने बायोफ्लोक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु एक नई योजना शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लोक तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बायोफ्लोक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है और इसके लिए पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आप घर में ही थोड़ी सी जगह पर मछली पालन कर सकते हैं। इस तकनीक में टैंक में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि सीरा के उपयोग से बचता है और मछली के भोजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी स्वतः एक ऐसी तकनीक है जिसमें मछली के भोजन के लिए स्वतः परिवर्तन हो जाता है कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का। अगला प्रश्न है, भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका या अमेरिका और फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान और चीन। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम काउकास 2020 या काकेशस 2020 रखा गया है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इसमें भारत की तरफ से वायुसेना और सिंगलन कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे और इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है असम। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है। इसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री
हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया है। वैसे भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी पार हवाई प्रणालियों में से एक मानते हैं। उनका मानना है कि भारत की सबसे उन्नत और सबसे लंबी रोपवे है। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ देगा। रोपवे की कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी और लगभग 8 से 9 मिनट में ही दूरी पूरी हो सकती है। असम सरकार ने परियोजना में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवारी कर सकते हैं। इसके बाद है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है? सर्वेक्षण, किरण, आवरण या आशा? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, किरण। विशेष चर्चा करें कि किरण क्या है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। नई हेल्पलाइन कॉल करने वाले को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता और संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान की जाएगी। इसका नाम रखा गया है किरण। अब आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है, पर्वतारोही मगन बिस्सा का चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया है। इसका संबंध किस जिले से है? जयपुर, बीकानेर, कोटा या भरतपुर? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की अपनी चर्चा समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।